अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैम। मैडम। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, सब ठीक ठाक। माशाल्लाह, ग्रेट। मैंने आज फिर 8 बजे से पहले थोड़ी ना लिंक सेंड कर दिया ताकि सब ज्वाइन कर लें, लेकिन वही सूरत हाल है, काफ़ी ज्वाइन नहीं किया। चलिए कोई नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर तो अवेलेबल होता ही है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो कल का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा के हवाले से, वो सबको क्लियर हो गया था? कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में? यस मैम। यस मैम। सो गुड। अच्छा, असाइनमेंट्स आप सबकी आ चुकी हैं जो जूम मीटिंग में अवेलेबल है? मैम बस मेरी अभी रहती सेंड होने वाली, मैं भी करती हूँ सेंड 2 मिनट 5 मिनट तक। बना ली हुई है वैसे। सही। मेरे घर में तो वाईफाई का बहुत इशू चल रहा था, तो मैं तो अभी किसी फ्रेंड के घर आई हुई हूँ आपके लेक्चर लेने के लिए स्पेशली। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। हाँ जी, बहुत ज़्यादा नेट का इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने काफ़ी बात की है ना उनसे, तो वो कह रहे हैं कि पीछे से ही कोई इशू है नेट का, लेकिन फिर क्लास लेनी भी ज़रूरी थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर असाइनमेंट अगर आपके साथ चेक ना हो तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, वो मैं साथ साथ फिर चेक करती रहूँगी। थैंक यू मैम, आपने हमारे लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलें, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। असल में मैंने आपसे बताना था कि हमारे जैसे मिड के हवाले से हमने अपने यूनिट 6 कंप्लीट करने हैं। आज इंशाल्लाह हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होगा यूनिट नंबर 2 का। कल इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर जो है वो बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है मैम। जी, कल हमने ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा को डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपसे बताया भी था कि हम आगे मज़ीद जो इसकी टाइप्स हमने स्टडी की थी, टेबल्स, मैप्स और चार्ट्स वगैरह के हवाले से, कि आगे हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। आज हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज टेबल्स, ठीक है, कि टेबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले वाई वी यूज टेबल्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम टेबल का यूज़ क्यों करते हैं? इन बायोस्टैटिस्टिक्स आर टेबल रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। बायोस्टैटिक्स के अंदर टेबल हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा है जो कि डिफरेंट रोज एंड कॉलम में डाटा को क्या करता है, डिवाइड कर देता है, टू फैसिलिटेट इजी अंडरस्टैंडिंग, जिससे हमें आसानी से कोई चीज़ समझ आ जाती है, हम किस चीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं एंड एनालिसिस, और उस चीज़ का हम एनालिसिस बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। टेबल्स आर often used to summarize and present large data sets, making it easier to identify पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड कोरिलेशंस। टेबल्स में वो कहते हैं अक्सर हम बाज़ का ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत लार्ज डाटा सेट होता है, ठीक है, उसको हमें समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ में हम उसको अपेयर करें, या कौन सा ऐसा हम मेथड अप्लाई करें कि हमारा डाटा एक सिंपली फॉर्म में आ जाए और हमें इजीली समझ में आ जाए। तो उसके लिए हम टेबल्स को प्रेफर करते हैं, यही यूज़ करते हैं कि जितना भी लार्ज डाटा सेट हो उसमें से हम एरर डिडक्शन वगैरह सब कुछ ख़त्म करके उसको एक कम क्वांटिटी में लेके आ जाते हैं, ताकि वो इजीली हमें हमारे पास सेफ भी रहे और हमारे इजीली समझ भी आ जाए। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी है टेबल की, ठीक है, कि इसमें मैंने एज ग्रुप डिफाइन किए हैं, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास हॉस्पिटल में, ठीक है, डिफरेंट तरह के पेशेंट्स आते हैं, वो मेल्स भी होते हैं, वो फीमेल्स भी होते हैं। अब मैंने उनका एक एज ग्रुप लिया है कि अगर 12 to 16 ईयर्स के कितने मेल्स और कितने फीमेल्स आए हैं, या 16 और 20 के एज ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जब अभी इसकी डिफाइन में डिस्कस किया है कि ये क्या है, कि इसको हम रोज एंड कॉलम में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। पहली बात यही देख रहे हैं हम इसको कॉलम में और रोज में क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। दूसरा, हमें इसको इजीली कंपैरिजन करने में आसानी हो जाती है। ये कंपैरिजन ही है ना, कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेल्स कितने थे और फीमेल्स कितने हैं इतने एज ग्रुप के, या फीमेल्स कितनी है इस एज ग्रुप की, हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। और इस समझ में भी आसानी आ रही है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि हम इस किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं इसकी मैम। रीजंस, कि इसके आखिर क्या रीजंस हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की, जिसके अंदर हम ये टेबल्स का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे रीजन, वो है डाटा ऑर्गेनाइजेशंस,
Table help to structure and organize large data set, making it easier to identify patterns and trends. टेबल जो है वो हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है, लार्ज डाटा सेट को उसमें मदद देते हैं। मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड, हम जो भी पैटर्न या ट्रेंड्स को अप्लाई करते हैं उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेबल्स के अंदर। सेकंड रीज़न है जो कि हम जो टेबल यूज़ करें बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो है डाटा समरी। टेबल प्रोवाइड्स अ कंसाइज समरी ऑफ द डाटा। बेसिकली ये हमें टेबल जो है एक कंसाइज समरी दे देते हैं। जैसे कि हम पूरा चैप्टर एक स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें एक समरी आउट निकाल देते हैं कि जैसे हमने इंग्लिश में विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोएम्स पढ़ी हैं, फिर हम उसकी समरी कर रहे होते हैं, जिससे हम मतलब पता लग जाता है कि पूरे चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, मतलब उसका हम नतीजा निकाल लेते हैं। वैसे ही जो टेबल्स हैं ये हमें समरी प्रोवाइड करते हैं डाटा की, ताकि हमें इजीली पता लग जाए डाटा है किस चीज़ का, ये किस लिए बनाया गया है, किस तरह इसको अरेंज किया गया है, ठीक है, इसलिए यूज़ किया जाता है। हाईलाइटिंग की करेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप, और जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हाईलाइट करता है। मतलब करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, अगर हम मेल और फीमेल ग्रुप का डाटा ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एज के ग्रुप के लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, एंड रिलेशनशिप्स को, ठीक है। थर्ड हमारे पास है डाटा विजुअलाइजेशन। टेबल कैन बी यूज टू विजुअलाइज डाटा। बेसिकली टेबल जो है वो हमारे डाटा का विजुअलाइज करते हैं, मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन की एक इंटरप्रिटेशन निकालने में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। फोर्थ पे हमारे पास है हाइपोथेसिस टेस्ट। Table are used to present the result of statistical test such as chi-square test और t-test। टेबल जो हैं वो हम अपने रिजल्ट निकालने के लिए, स्टैटिस्टिकल टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं उनके रिजल्ट निकालने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि काई स्क्वायर टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, उनके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, टेबल्स का ही यूज़ करते हैं। आज लास्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन। टेबल्स आर एन इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट कम्प्लेक्स डाटा। बेसिकली जो ये टेबल्स हैं ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं डाटा के साथ इनसाइड द बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ऑडियंसेस। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑडियंसेस का मतलब ये होता है कि अगर हमें अब कंफर्म तो नहीं होता ना कि इतने मेल्स या फीमेल्स के इतने लोग थे या नहीं थे, एक हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, तो ठीक है, वो टेक्निकल भी हो सकता है ऑडियंस हो सकती है, वो नॉन टेक्निकल ऑडियंस भी, जिसे हम जानते हैं या जिन्हें हमने देखा या हमने जिन्हें नहीं देखा, तो ये होती है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ऑडियंसेस। ये वो सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर टेबल्स का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टेबल यूज इन बायोस्टैटिस्टिक्स। टेबल की ऐसी कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि हम बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। दे कैन बी यूज टू डिस्प्ले वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा सच एज। फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि शोइंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फेलिंग इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ये क्या हमें शो करवाती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो करवाती है जो कि हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है वो डिस्प्लेइंग समरी मैयर्स लाइक, ठीक है, ये मैयर जो हमारी समरी होती है ना उसको डिस्प्ले करी होती है हमारे मैयर्स को, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी को, जिसमें मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब कुछ आ जाता है, उससे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। थर्ड हमारे पास है कॉन्टिंजेंसी टेबल्स। कॉन्टिंजेंसी टेबल हम यूँ यूज़ करते हैं एग्जिबिटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान हमारा क्या रिलेशनशिप है उसको हमें एग्जिट करने में मदद देती है। फोर्थ हमारे पास है सर्वाइवल टेबल्स। सर्वाइवल टेबल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल और फेलियर ओवर टाइम। अपनी प्रोबेबिलिटी को शो करवाने के लिए, अपना फेलियर का ओवर टाइम हमने जो सर्वाइवल का होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम सर्वाइवल टेबल्स का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इसकी एग्जाम्पल्स को। सॉरी, ये कुछ समझ आई है टाइप्स ऑफ टेबल्स के, हम कौन कौन सी टाइप्स हम टेबल्स के अंदर यूज़ करते हैं बायोस्टैटिक्स के अंदर। आप कुछ इसकी एग्जाम्पल दे लें जिससे हमें मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल जो हमने ली हुई है वो है 2 × 2 कॉन्टेंजेंसी टेबल। मतलब हम 2 × 2 कॉन्टेंजेंसी टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं हमारे। यूज टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू बाइनरी वेरिएबल्स, जो कि एनालाइज करने में मदद देता है हमारे 2 बाइनरी वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को, सच एज द एसोसिएशन बिटवीन अ डिजीज एंड अ रिस्क फैक्टर। जैसे कि हम डिजीज और रिस्क फैक्टर के अंदर अपना रिलेशनशिप जानना चाहते हैं कि कितनी एसोसिएशन जो है वो है हमारी डाटा के अंदर, उसके लिए हम टेबल ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास है सर्वाइवल टेबल।
डिस्प्लेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ओवर टाइम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को डिस्प्ले करने के लिए और सर्वाइवल के ओवर टाइम को। ऑफन यूज इन क्लिनिकल ट्रायल्स, ये बेसिकली क्या, कहाँ ज़्यादा क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं सर्वाइवल टेबल। उसके अलावा हमारे पास है रिग्रेशन टेबल, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, प्रेजेंट्स द रिजल्ट्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं, इंक्लूडिंग कोफिशिएंट्स, वो एक कोफिशिएंट भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर भी हो सकते हैं, और हमारी पी वैल्यू जितनी भी होती हैं वो हम रिग्रेशन टेबल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं ये हम बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर में मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ये मैंने वो यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं। बाय यूजिंग टेबल्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स रिसर्चर कैन efficiently summarize and communicate complex data insights, facilitating informal decision making in fields like medicine, public health, and biomedical research. इन टेबल्स के थ्रू रिसर्चर्स जो हैं और फिर जो समराइज डाटा को कर रहे होते हैं, डाटा से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है टेबल्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ, ठीक है। तो इसलिए हम टेबल्स का बायोस्टैटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेबल्स के बाद जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। टेबल की तो आपको समझ आ गई होगी कि टेबल हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। Frequency distribution in biostatistics is a way to organize and display data about the frequency of outcomes in a biological experiment. Frequency distribution क्या है, एक बायोस्टैटिस्टिक्स की टाइप है जिसके लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज और डाटा को डिस्प्ले के लिए। अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स हम कोई ले रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड रिप्रेजेंटेड एज अ टेबल और ग्राफ, और इसको हम रिप्रेजेंट कहाँ का कर सकते हैं, टेबल में भी कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो टेबल्स का यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के यूज टेबल यूज़ करते हैं, शो हाउ वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देयर corresponding फ्रीक्वेंसीज। हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमने टेबल्स के अंदर अपनी वैल्यूज़ को, वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और उसकी जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उसको करस्पॉन्ड कर सकें। सेकंड हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स शो द रनिंग टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। ये बेसिकली किस काम आती है कि फ्रीक्वेंसीज के जो हमने टोटल आउटकम्स को ऐड करना होता है उसके लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, जो कि ये शो करवाते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है उसको शो करवाते हैं, और इंटरवल और प्रोपोर्शन के अंदर, परसेंटेज के अंदर, उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या इंटरवल्स आते हैं वो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू देखते हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। अगर हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को तो कौन कौन से ग्राफ यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सबसे पहले है बार चार्ट यूज़ करेंगे। सेकंड हमारे पास है फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम्स, हिस्टोग्राम्स का हम यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बार चार्ट्स आर अ टाइप ऑफ ग्राफ, ये एक टाइप ऑफ ग्राफ है डेट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जो कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी को क्या करवाते हैं, शो करवाते हैं, और डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल और डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल को भी फ्रीक्वेंसी के अंदर शो करवाते हैं। कौन करवाते हैं, बार चार्ट्स। सेकंड हमारे पास है हिस्टोग्राम्स, ये भी टाइप ऑफ ग्राफ है डेट शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, ये भी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी को शो करवाते हैं। अब इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ, कि हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है उसके टाइप्स के बारे में, उसके कंपोनेंट्स, उसके एडवांटेज देख लेते हैं, और उसकी कॉमन एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो है डिस्क्रीट, कैटेगोरिकल डाटा भी यूज़ करते हैं और इसके लिए कॉन्टिन्यूस डाटा भी यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास है कंपोनेंट्स, इसके कौन कौन से हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स के। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है, मैंने अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया है कि वेरिएबल, कैटेगरी और क्लासेस फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं जिसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, कि इसको जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसका एडवांटेज है वो है कि सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्स डाटा, ये कोई सा भी कम्प्लेक्स डाटा हो उसको इजीली सिंप्लीफाई कर देता है। आइडेंटिटीज, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, हमारे पैटर्न्स को और हमारी ट्रेंड्स को जो है वो आइडेंटिफाई करता है। थर्ड हमारे पास है फैसिलिटीज कंपैरिजन, ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, हम इसके लिए यूज़ करते हैं। एंड प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेसिस के बारे में हमें
नॉलेज देता है या प्रोवाइड करता है। अब इसकी कॉमन एप्लीकेशन देख लेते हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम मेडिसिन और हेल्थ केयर के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, सोशल साइंसेज में भी यूज़ करते हैं, बिजनेस, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, मतलब हर चीज़ के अंदर हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है हर चीज़ में कोई ना कोई डाटा अवेलेबल होता है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी तरीके के साथ, ठीक है। वो हम किसकी टेबल्स की सूरत में भी कर सकते हैं, वो हम ग्राफ की सूरत में भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो आज हम देखेंगे, यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल ली है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अब हमने किस तरह शो करवाना है, ठीक है। सबसे कब से हम पढ़ तो रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ठीक है, वो क्यों यूज़ की जाती है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हम क्यों उसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो अब उसका कुछ देख लेते हैं कि इसके हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 20 पेशेंट्स का एक डाटा लिया है, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल में लास्ट नाइट एडमिट हुए हैं, ठीक है। ये 20 पेशेंट्स का मैंने डाटा लिया है एज ग्रुप का, ठीक है। इसमें कुछ हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि हमने डाटा को अरेंज करना होता है। डाटा जिस भी ऑर्डर में हो लेकिन हमें उसको पहले सबसे पहले अरेंज करना होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 हमारे पास है, उसकी हमने रेंज निकालनी होती है जिसका फॉर्मूला होता है कि हमने मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करना होता है मिनिमम वैल्यू के साथ, ठीक है। उसके बाद मतलब डाटा की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो हम ले लेते हैं और हमारी डाटा की जो मिनिमम वैल्यू है उसको लेके हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारी रेंज आ जाती है जिसके थ्रू हमें मदद मिलती है क्लास इंटरवल्स बनाने में। स्टेप 3 हमारे पास है साइज। हम साइज मालूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि उसका फार्मूला ये होता है कि रेंज हमने जो फाइंड आउट की होती है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ क्लासेस के साथ। जितनी भी हमने नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है, ठीक है, बेसिकली हम 5 से 15 तक इसके दरमियान ही बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ 5 क्लासेस बनाई हैं, यहाँ मैंने 5 क्लास इंटरवल लिए इसलिए मैंने यहाँ 5 के साथ ही इसको नंबर ऑफ क्लास के साथ डिवाइड किया था, ठीक है। अब क्लास डाटा मेरे पास रेंज फॉर्म में था इसलिए मैंने इसको अरेंज नहीं किया है, डाटा रेंज फॉर्म में था इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। वैसे इसको जब अरेंज करते हैं तो इसको हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यहाँ मेरे पास डाटा अरेंज था तो मैंने इसकी रेंज फाइंड आउट की है। रेंज फाइंड आउट करने के बाद मैंने इसका साइज मालूम किया है। साइज का मतलब दूसरा नाम इसको हाइट भी कहते हैं, मतलब इसकी मैच वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एच वैल्यू आ गई, उसके बाद हम इसके क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे डाटा की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं और जो हमारे डाटा की लार्ज वैल्यू होती है वहाँ तक उसके हम क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं। उसका साइज कितना रखते हैं जो कि हमें पता लगता है हमारी हाइट से, जो कि हमारी यहाँ पे ये एच वैल्यू आई है हाइट की 8। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमने अपने क्लास इंटरवल्स के दरमियान कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो यहाँ मुझे मालूम हुआ कि मैंने 8 8 का डिस्टेंस रखना है, इसलिए मैंने अपनी मेरी जो वैल्यू स्टार्ट हो रही थी वो स्टार्ट होती 12 से। मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू डाटा की थी 12, तो मैंने 10 से स्टार्ट किए 8 8 का गैप लेके, ठीक है। उसके बाद हम इसको टैली करते हैं। सेकंड हमारा स्टेप होता है टैली का, जो हमने इसका कॉलम बनाना होता है वो है टैली का। टैली किस तरह करते हैं कि हम जैसे हमारे पास फर्स्ट क्लास इंटरवल थी कि 10 से 18 के दरमियान हमने अपना डाटा को चेक करना है। मैंने यहाँ चेक किया कि 10 से लेकर 18 तक जहाँ तक मेरा डाटा आ रहा है मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। जैसे मेरे पास 10 12 आ रहा था, 14 16 17 एंड 17 आ रहा था, तो 18 नहीं था इसलिए मैंने इसको क्या टैली में पॉइंट आउट किया है 5, ठीक है। और यही हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है। यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम है जो कि आज हमने स्टडी किया है। तो ये हमारे पास क्या आ गई 5 डिस्ट्रीब्यूशन आ गई फ्रीक्वेंसी की। उसके अलावा मैंने 19 से लेकर 28 तक भी चेक कर लिया है कि 19 से लेकर 28 तक मेरा क्या क्या डाटा आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ चेक कर लिया 19 से 28 तक, मतलब 28 9 से लेस देन तक मैंने सारा चेक कर लिया। तो यहाँ मेरे पास कुछ आ रहा था 8, 8 फ्रीक्वेंसी आ रही थी, यहाँ मैंने मेंशन कर दी है। उसके अलावा फिर मैंने इसी तरह 29 से 38 तक भी चेक कर ली जिसमें मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही थी 3 आ रही थी। उसके बाद मैंने 39 से 48 के लिए क्लास इंटरवल लिया, उसकी मैंने फ्रीक्वेंसी चेक की जिसकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी 3। लास्ट में मेरे पास था 49 से 58 तक क्लास इंटरवल, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को टैली किया तो मेरे पास यहाँ आ रहा था 1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के टोटल करने के बाद इसका सम 20 आ रहा है, तो मुझे पता लगे कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है क्योंकि मेरे पास एन पेशेंट थे वो भी थे 20, तो जिसका फ्रीक्वेंसी का टोटल भी क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो इस तरह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। हमारे पास कोई भी डाटा हो, हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमने डाटा को अरेंज करना होता है, ठीक है। एक ग्रुप डाटा के लिए हमने डाटा लिया है जिसके लिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ मेरे पास डाटा अरेंज फॉर्म में था इसलिए मैंने इसको अरेंज नहीं किया है। फिर उसके बाद मैंने इसकी रेंज फाइंड आउट की है,
सेकंड स्टेप में रेंज एंड फाइंड आउट के फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि हम डाटा की कोई सी भी मैक्सिमम वैल्यू को और मिनिमम वैल्यू को आप इसमें डिफरेंस लेते हैं उसका, तो हमारे पास रेंज आ जाती है। रेंज फाइंड आउट करने के बाद हम इसका साइज मालूम करते हैं ताकि हमें क्लास इंटरवल बनाने में आसानी हो। तो इसका फार्मूला भी यहाँ मैंने मेंशन किया है कि इसका फार्मूला क्या होता है कि रेंज का जो टोटल आया उसको हम डिवाइड कर देते हैं अपनी नंबर ऑफ क्लास जितनी भी हम बनाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जैसे कि मेरे पास हाइट आ गई थी, उसके बाद मैंने क्लास इंटरवल्स बनाए अपने। क्लास इंटरवल बनाने के बाद मैंने अपनी अपनी एक एक इंटरवल को लिया यहाँ से और मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक किया है, टैली बनाई है। टैली बनाने से आसानी हो जाती है कि जैसे एक वैल्यू आई तो मैंने यहाँ एक टैली मार्क कर लिया। मार्क करने से ये आसानी होती है कि फिर हम बाद में इसको फिर ऐड कर लेते हैं कि इस जो क्लास इंटरवल हमने बनाया है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। उसके अलावा जो ये कम मैंने आगे लिखा हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। इन बायोस्टैटिस्टिक्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। ये भी क्या है, एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अपने टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज का इन अ डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर जितनी भी हमारे टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम रनिंग कर लेते हैं अपने टेबल्स के अंदर। इट्स अ वे टू शो द अक्यूमुलेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अप टू अ सर्टेन पॉइंट द डाटा। हमारे डाटा के सर्टेन पॉइंट भी हमें मालूम हो जाते हैं, ऑब्जर्वेशन का भी पता लग जाता है, किसके थ्रू, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। इसका फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यू ऐड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैटेगरी और क्लास टू द प्रीवियस टोटल। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐड करते हैं अपनी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी के साथ। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी सेम आती है इसके अंदर, उसके अलावा जो हमारी बाकी फ्रीक्वेंसीज हम लेते हैं वो हम प्रीवियस जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ ऐड करते हुए जाते हैं। जैसे कि मैंने इसी डाटा का एक कॉलम मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो मेरी 5 थी उसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे अगेन लिया है और जो मेरी नेक्स्ट पे हमारी फ्रीक्वेंसी थी 8, 8 के साथ मैंने जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 13। उसके साथ मैंने दोबारा फिर क्या किया 13 हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैंने प्रीवियस को ऐड किया। ठीक है, इस तरह ऐड मजीद हम करते जाते हैं। तो इसका सम भी इक्वल किसके आना चाहिए, हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। तो इसे हम इसलिए हम यूज़ करते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस में हम देखते हैं कि सबसे पहले अंडरस्टैंड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी को। उसके अलावा अपनी आइडेंटिफाई पैटर्न्स और ट्रेंड्स को, अपने ट्रेंड्स को और पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई करने के लिए कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अपने कंपेयर डाटा सेट, हम जितने भी डाटा सेट्स बनाते हैं उसको कंपेयर करने के लिए बेसिकली हम कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जब हमने कैलकुलेट करनी हो परसेंटेजेस और प्रोपोर्शन हमने फाइंड आउट करने होते हैं तो उसके लिए भी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। ये सारी वो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमने डाटा को टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है तो इसके लिए हम ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज़ करते हैं। मजीद जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल के थ्रू डिस्कस करना है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो क्योंकि सारा दिन लाइट का इतना इशू रहा है कि, और लाइट का की वजह से मैं प्रेजेंटेशन आगे मजीद नहीं बना सकी थी कि मैं आगे ग्राफ भी आगे एक्सप्लेन कर देती। तो इसके लिए मैंने वो नहीं किया है। तो इंशाल्लाह कल हम फिर इसको डिस्कस करेंगे ग्राफ्स के थ्रू किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। आज जो हमने डिस्कस किया है वो हमने किया टेबल के थ्रू हम किस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अपेयर करते हैं या इसको हम यूज़ में लेके आते हैं। कल हम इंशाल्लाह ग्राफ के थ्रू किस तरह हम डाटा को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं टेबल के अंदर, तो हमने ये देखा है और कल हम इंशाल्लाह ग्राफ के अंदर देखेंगे। जो मैंने यहाँ टेबल बनाया है कि समझ आइए किसी को एग्जाम्पल। मैम मैम ये कुछ बहुत कुछ समझ। मुश्किल टेबल है। नहीं, बहुत इजी है, आप इसको समझेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा, अगर आप कहें तो मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। मैम टेबल प्लीज बता। मैम देखें आपने ना ये 12 14 16 17 17 जी, मैम ये कैसे आती है जो टेबल आपने बनाया हुआ है ये ये फिर डाटा 19 से 18। नहीं, ये मैंने खुद नहीं बनाया, डाटा किसी भी फॉर्म का हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही वैल्यूज होंगी, वो मैम कोई भी ये डाटा हो सकता है। मतलब इसी तरह डाटा बना हुआ होगा जैसे आपने हाँ आप जी, ऐसे बताया ही है डाटा जैसे दीजिएगा, ये जैसे मैंने यहाँ पे आ 20 गए। पेशेंट्स लिए हैं, 50 भी आ सकते हैं, कुछ भी हमारे पास डाटा आ सकता है किसी भी तरह नहीं का। मैम ये जो आपने 12 14 16 17 यानी ये ऊपर वाली रो जो है आपने जी जी, बनाई है ठीक हाँ है। जी।
नीचे है 19, 20, 21, 22। जो इसके नेक्स्ट टेबल में आपने लिखा है कि 10 से लेकर 18 तक, मतलब 8 का आपने मार्जिन रखा है कि फ्रीक्वेंसी 8 है जी जी। लेकिन नेक्स्ट आप देखें, अब 18, 19 के बाद 28 क्यों लिखा है आपने? फिर देखें इसमें 8 का डिफरेंस नहीं आ रहा, 19 से आगे हम काउंट करें तो 9 का डिफरेंस आ रहा है मैडम। फ्रीक्वेंसी 19 से 28 तक हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है देखिए दरमियान में, कितनी बनती है? ये वाली, हाँ, 19 से 28 तक। चले, ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि बेसिकली मेरे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है ना वो उसके इक्वल आना चाहिए। वो इंटरवल्स आप कुछ भी बना सकते हैं, वो आप 9 का ले सकते हैं, वो आप 8 का ले सकते हैं, वो आप 7 का भी ले सकते हैं, मतलब 5 से लेकर आप 15 तक कोई भी फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। क्लास इंटरवल आप बना सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, 6 का ले मैम ये सकते हैं। देखें, ये फर्स्ट आपने 10 से 18 तक क्यों लिया? मतलब हम 11 से 17 भी क्या कर सकते थे? क्या हम 12 से 18 भी कर सकते थे? कर सकते थे, 10 आप से 18 ही क्यों डेफिनेटली लिया कर आपने सकते फिर थे, आप कर सकते थे। ये देखे ना, मेरी जो डाटा की स्टार्टिंग में जो थी ना, मैक्स मिनिमम वैल्यू थी वो थी 12। ठीक है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक उसका इवन नंबर लिया 10, उससे पीछे थोड़ा सा लिया ताकि उसको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। मैम ये वाला टेबल तो अरेंज किया ना आपने अमाउंट को, जी जी। ठीक है, ये जो ठीक फर्स्ट है, टेबल, ठीक है। तो इसमें 53 तो इनकी अमाउंट आ गई ना, फर्स्ट में टोटल कितना आया है, और 12 सबसे छोटे वाला इनसा आया है, और इनको 12 को जो है 53 में से आपने माइनस किया तो 41 आ गया है। जी ऐसे ही हुआ मैम? जी। जी ऐसे ही हुआ है। हाँ, इस वाले टेबल की मुझे समझ आई है, लेकिन वो जो दूसरे वाला है जिसमें फ्रीक्वेंसी की हुआ है वो उसकी समझ नहीं आई। एक मैम मिनट मैं इसमें आपको ना, 8 में देखें हाइट आपने 8 दी है, आपने देखें हाइट 8 दी है इसमें ना, कहा है ना कि 8 का डिफरेंस। लेकिन मैम देखें 19 से 28 तक 8 का डिफरेंस नहीं है, कौन? रिजवाना, इसमें ये इशू नहीं होता, इसमें ये है कि ये आपकी मर्जी है कि आप फ्रीक्वेंसी जो है ना बिल्कुल। टोटल उसका चाहिए, और काउंट करें जो 19 से है 28 तक, ये ये कैसे है? है इसका भी यानी दोनों का इक्वल, जैसे इसका 20 है इसका भी 20 आना चाहिए, ये यहाँ तक मुझे समझ आई है, लेकिन अच्छा, ये मेरी आप इंटरवल बात जो सुने, है ये। मैं आपको एक क्लियर व्यू बताती हूँ। मतलब कहने का ये था कि जैसे 10 से लेकर मैंने अब 18 तक देखना है, ठीक है। मैंने चेक तो यही करनी है जो वैल्यूज डाटा के अंदर है, मैं कोई बाहर से तो लेके आनी नहीं है, ठीक है। मैं जैसे अब 10 से लेकर 18 तक चेक कर रही हूँ, मेरे पास 5 आ रही हैं, ठीक है, 10 से लेकर 18 तक। तो मैंने यहाँ से 12 कलेक्ट किया, 14, 16, 17 एंड 17, 18 से पहले पहले तक मैंने सब कुछ ऐड कर लिया, ठीक है, कि इसके अंदर इतनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है, 5 आ रही है। उसके बाद अगर 19 से लेकर 28 तक देखें, ठीक है, जी तब भी सेम आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 19 से लेकर 28 तक देख रही हूँ, आपकी मर्जी की बात है, आप कुछ भी इंटरवल ले सकते हैं। अगर एक वर्ड से मिसिंग हो गए तो उससे आप कंफ्यूज ना हो कि अगर यहाँ पे 8 थी तो यहाँ 9 आ रहा है, आप उसको 18 कर लें, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाते हैं, कुछ इस तरह का इशू आ जाता है। आप इसको यहाँ बेसिकली आप यूँ समझ लें कि यहाँ लिखा हुआ है कि 18 से लेकर इस तरह 20 से लेकर 28 तक लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोई मायने नहीं रखता है। जिसका एक क्वेश्चन था उसको क्लियर होगी ये बात, ये नहीं हुई है। मैम, ये अमाउंट मुझे तो इसकी समझ आ गई, क्योंकि अगर 18 एक दफा आया हुआ है तो दोबारा इसमें 18 नहीं आए, 19 से ही शुरू होगा, 19 टू 28 है, 28 फिर दोबारा से नहीं आएगा, लेकिन 29 टू 38 आएगा। ये देखे ना, मैं आपको ऐसा? बहुत सारे डाटा जो है ना वो अवेलेबल हैं, ठीक है। उसमें क्लास इंटरवल में कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर 18 है ना तो यहाँ पे नीचे 18 ही आता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, और कभी ऐसा भी होता है कि जी यहाँ डाटा 17 होता है, यहाँ 16 आता है, क्योंकि इंटरवल का फर्क होता है कि आपकी मर्जी की बात है, आप कितना इंटरवल लेना चाहते हैं, कितना उसको लेकिन जो आपके फ्रीक्वेंसी टोटल है ना, ये बस आपका इक्वल आना चाहिए आपके डाटा के ये अंदर। मैम हाँ जी, मेन जो है फ्रीक्वेंसी डेटा जो है उसकी इक्वल टू आना चाहिए, बिल्कुल इसके जो ऐसे ही है, क्योंकि अमाउंट आ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी वो 20 ही थी, क्योंकि मैंने 20 पेशेंट्स का रिकॉर्ड लिया था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मेरी जी जी फ्रीक्वेंसी इक्वल आ रही है।
जी मैम, इंटरवल का इश्यू नहीं होता, लेकिन फ्रीक्वेंसी का, और इनके जो है इंटरवल को छोड़ के हाँ जाए, जी बिल्कुल ऐसे फ्रीक्वेंसी ही जो है। है वो ही आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि डाटा से बाहर से तो हम कुछ ले नहीं रहे होते ना, कि अगर मैं समझूं कि यहाँ पर मैंने 18 यहाँ लिखना है, अगर डाटा के अंदर 18 नहीं है तो मुझे लेके ही आना है कि इंटरवल मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। ठीक है, मैंने कुछ देखो, अब मेरी स्टार्टिंग जी। वैल्यू थी 12 लेकिन मैंने 10 ही लिया। वो आपकी मर्जी की जी बात ठीक है होती है, मैम। जैसे मर्जी आप लें, लेकिन जो आपने चूज करना है वो तो डाटा के अंदर से ही करेंगे ना, जो फ्रीक्वेंसी टैली करेंगे जी आप। मैम, जो डेटा दिया हुआ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको अरेंज करना होता है, फिर ही जी उसकी स्टेप वन इंटरवल आपका वही बनाना। है, बिल्कुल। तो स्टेप लास्ट में फ्रीक्वेंसी जो है, जितना टोटल नंबर ऑफ हैं वही फ्रीक्वेंसी है आपकी आनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अलावा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको ये कॉलम समझ आ गया? जी मैम जी, इसमें से साथ साथ माइनस करते जाना है या माइनस जितने नहीं, हमारे ऐड करते नंबर हैं जाना है। ऐड करते जाना है, ठीक है मैम। जी फर्स्ट वैल्यू जो है ना आपकी फ्रीक्वेंसी वो सेम रहती है, फिर आप फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड करते हुए जाते हैं, फिर जो ठीक है उसका मैम। आंसर आता है 13 फिर उसको नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करना है। ठीक है ठीक है। जी, और एक इसके अलावा हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैम ये का भी यूज टेली करते हैं। टेली क्या चीज है, मतलब ये जो आपने टेली है? टैली से यूं आसानी होती है, जैसे एक बच्चों का काम नहीं होता कि उन्होंने किसी चीज को टैली मैं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मैं टैली करती हूँ कि 10 से लेकर 18 के दरमियान मेरी कितने आ रही हैं, वैल्यूज आ रही हैं। एक आ रही है, डाटा अगर ज्यादा होता है ना जब हमारे पास, ये तो अभी 20 के पेशेंट्स का था ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डाटा होता है 50 पेशेंट्स का, ठीक है, तो वहाँ मुश्किलात आती है, वहाँ हम जी टैली का मैम। यूज इसलिए करते हैं ताकि हम, अगर हमें एक वैल्यू मिल जाती है उसको जाके हम टैली कर लेते हैं, वहाँ पे मार्क कर देते हैं कि ये एक वैल्यू टैली हो चुकी है, फिर दूसरी हो चुकी है, फिर टोटल उसको ऐड कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। इस तरह हमें दोबारा डाटा में नहीं आना पड़ता कि हमने कितनी कितनी कलेक्ट कर ली थी, अच्छा ये एक की थी, दूसरी की थी, तीसरी की थी। इस तरह फिर हमें मुश्किल नहीं होती। बात क्लियर हुई है हाँ। आपको? जी मैम जी। ओके। उसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि हम एक रियलिटी फ्रीक्वेंसी का भी यूज़ करते हैं। तो वो इसलिए वो इस तरह होती है, वो बहुत ईजी होती है कि हम जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारी ये 5, ठीक है, इसको हम टोटल के साथ डिवाइड करते जाते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं थी तो मैंने फिर उसको मैंने ऐड नहीं किया। लेकिन वैसे अगर हम पढ़ना चाहें तो उसको देख सकते हैं कि अगर कहीं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वर्ड आ जाता है हमारे पेपर में या क्विज में कहीं भी आ जाता है, तो उसका मतलब यही होता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि 5 जो है ना टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है फर्स्ट वाली, उसको हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ हम उसको डिवाइड कर देते हैं। फिर जो हमारा आंसर आता है वो हमारे पास वो क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह हम उसका एक अलग कॉलम बनाते हैं। ठीक है, रियलिटी फ्रीक्वेंसी का मतलब इसको नोट करते हैं RF के साथ। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसी तरह कॉलम बनाते जाते हैं कि 5 को टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हुए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकंड जो फ्रीक्वेंसी आई है उसको हम टोटल नंबर से डिवाइड करके फिर उसका जो आंसर था वो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मेंशन करते हुए जाते हैं। इसी तरह ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं ना, इनको हम टोटल के साथ डिवाइड करके उसके हम एक अलग कॉलम बना लेते हैं। तो मैंने कहा शायद आपको यही बता देती हूँ इसके बारे में भी थोड़ा सा कंसेप्ट। बाकी जो आज का था मुझे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर डाटा के अकॉर्डिंग से कोई मसला है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लें। नहीं मैम जी, ये दोनों टेबल समझ आ गया है। हाँ जी, फिर भी मजीद कोई शाबाश। इशू हो ना, अभी तो मेरा नेट का काफ़ी इशू चल रहा है, तो लेक्चर भी मैंने सही तरह आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं किया था। ये टेबल मैंने अभी ऐसे ये 2 मिनट के अंदर बनाया है, इसी के अंदर वही से इंटरवल के अंदर इशू आ गया ना आपको। मैम। और इंशाल्लाह जब मैंने आपको PPT भेजनी है ना, उसमें मैंने आपको इंटरवल सेट करके ही भेजने हैं, फिर आप देख लीजिएगा आराम से इजीली। थैंक यू मैम। जी, उसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, समझ आ गया है। आज तक हमारे 4 लेक्चर जज़ाकल्लाह। हो चुके हैं, ऐसे ही है। जी। जी मैम, ऐसे ही है। साथ साथ इसको रीड आउट करते हैं आप लोग? जी मैम, मैं तो करती हूँ, दूसरे बच्चों का पता नहीं। ओके, सभी करते होंगे यस क्योंकि मैम सबको करती ही हूँ। मार्क्स लेने होते हैं ना, इसे तो हम स्टडी कर रहे होते हैं। यस मैम करती हूँ। ओके। एक्चुअली मैम, ड्यूटी स्केड्यूल के हिसाब से बच्चों का है ना, जब किसी को टाइम बिल्कुल मिलता है फिर ऐसे ही साथ है, हाँ जरूर जी, पढ़ आई कैन अंडरस्टैंड। पढ़ लें तो आ जाता है। अब अगर बीच में गैप कर लेना फिर लेक्चर बेशक लिया हुआ समझ नहीं आता फिर। ऐसे ही है, जो लाइव ले लिया जाए ना वही बेहतर होता है, बाद में फिर अभी सुनते हैं कल सुनते हैं फिर इसको लिख लेंगे, फिर सब बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है।
जी मैम ऐसे ही है। कल इंशाल्लाह फिर हम इसको ना, मैंने इस चैप्टर को बाइंड अप कर देना है कि बस हमारा थोड़ा सा रह गया है। एक तो मैंने आपको जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ में किस तरह हम अपेयर करते हैं, वो बार ग्राफ जो मैंने आपको बताया, हिस्टोग्राम। सिर्फ हमारे दो ही टॉपिक रह गए हैं, उसके अलावा एक रह गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। जी मैम। मैम मिड टर्म में कितने का हमारा पेपर होगा, कितने यूनिट्स में से? वो होगा टोटल यूनिट्स, मैम ने कहा कि बेस करते हैं, अगर आप 5 करवा सके हम कर लेंगे तो 5 बेहतर हो जाएंगे, या 6 कर लेंगे। मैम टोटल यूनिट कितने हैं? 16 16। जी ठीक है। जी। आप ना इसको कंसेप्चुअल तैयार करते हुए जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कोई भी टॉपिक है उसके शॉर्ट क्वेश्चन रिवाइज करते हुए जाएं, इस तरह करके। जी मैम इंशाल्लाह। हाँ जी। पेपर मैंने ही बनाना है, तो जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको ये स्लाइड्स प्रोवाइड की, पीपीटी आपको फाइल दी है, इसी के अंदर से ही बनाऊंगी, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो आपने बस इसी को अच्छे से रीड कर लेना है। मैम आपने कौन से वाली बुक चूज की हुई है बायोस्टैट की? मैंने की है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स, मैम वो मैं कॉलेज से ही लेके गई हूँ, जी मैम। लेकिन मैं उसमें से ज़्यादा डाटा लेती नहीं। मैम आपने कौन सी वाली बुक से हमें क्या, क्योंकि मेरे पास जो है ना बायोस्टैट की जो बुक है, मैंने सर इब्राहिम है यहाँ पे पढ़ाते हैं लाहौर में, मैंने उनकी जो है